अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। इस बात से खड़गे साहब ने यह प्रमाण करने का कोशिश किया है कि कांग्रेस पार्टी आज का दिन में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुसलमान को सेटिस्फाई करने के लिए राजनीति करती है और वो जितना सके कस कस के सनातनी व्यवस्था को, हिंदू समाज को अपमानित और अवहेलित करने का कोशिश करती है। ये बात स्पष्ट हुआ है। तो हम इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को भी आग्रह करेंगे कि वो भी कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। सभी को नमस्ते, आप देख रहे हैं सहजागरण। मैं हूं अजीत मिश्रा। थंबनेल देख के आप पहचान गए होंगे। आज मैं बात करूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो कई सारे पदों पे रहे हैं और जब सत्ता में नहीं थी तो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की ओर से घोषित थे। तो पुराना लंबा राजनीतिक करियर है इनका। इन पर बात करेंगे हम डिटेल में। इससे पहले हम एक फिल्म की एक प्रसंग की चर्चा करते हैं। फिल्म थी जान। इस फिल्म में राज बब्बर एक खलनायक की भूमिका में होते हैं। अमरीश पुरी होते हैं जो राज बब्बर के वफादार हैं, भोले भाले ग्रामीण की भूमिका में, और एक अजय देवगन जो फिल्म के हीरो हैं। और भी कलाकार हैं, लेकिन कहानी इन्हीं 3 कलाकारों के आगे पीछे घूमती है। तो राज बब्बर एक लड़की को देखते हैं जो उनसे कम उम्र में की होती है और वो उनको पसंद आ जाती है। तो उसमें वो विलन की भूमिका में है, ठाकुर हैं। अपने वफादार अमरीश पुरी को बोलते हैं कि ये लड़की मुझे किसी भी हाल में चाहिए। अब वफादार होने के नाते अमरीश पुरी जाता है, लड़की के माँ बाप से बात करता है और सहज ही राजी कर लेता है। फिर लड़की को शहर भेजने के लिए अपने बेटे को साथ में लगा देता है कि ठाकुर की हवेली में ले जाओ, लड़की को पहुंचा के आओ। रास्ते में अजय देवगन जाते हैं लड़की को लेकर के, और लव स्टोरी है इसलिए लड़की से प्यार हो जाता है। जब ठाकुर की हवेली पर लड़की को छोड़ के आते हैं अजय देवगन, कुछ देर के बाद वापस आते हैं ये सोच के कि लड़की को उसके पास में नहीं छोड़ सकता, और ठाकुर को ये लगता है कि ये लड़का मेरी राह का कांटा है, तो उसके ऊपर कई सारे हमले करवाता है और गोली भी चलाता है अपनी राह का कांटा हटाने के लिए। इस फिल्म में मुख्य भूमिका जिसकी बात मैं आज करने वाला हूँ वो है अमरीश पुरी की। अमरीश पुरी जो कि अजय देवगन के पिता हैं। एक बचपन का सीन दिखाया जाता है जब नाई मुंडन कर रहा था अजय देवगन का बचपन में, तो उसके उस तरह से कुछ खरोच लग जाती है और कुछ बूंदें खून की निकल आती हैं, जिस पर अमरीश पुरी ने उन नाइयों को बहुत मारा क्योंकि उनके बेटे का 2 बूंद खून उन्हें निकाल दिया था। अब बात करते हैं नए एपिसोड में। जब अजय देवगन राह का कांटा देखते हैं अब उसके विलन का, यानी कि राज बब्बर का, तो राज बब्बर हमले करता है, अमरीश पुरी के बेटे के ऊपर गोली भी चलाता है। लेकिन अमरीश पुरी वफादार हैं ठाकुर के हुक्म के। गुलामी की जो मानसिकता है वो अपने ठाकुर का विरोध नहीं कर पाते हैं, जबकि ठाकुर उसके ही बेटे के ऊपर गोली चला रहा होता है। तो ये गुलामी की मानसिकता है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी में एक परिवार के लिए वफादार होना ही देश के लिए वफादार होना माना जाता है। कांग्रेस पार्टी में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने अगर उस पार्टी के लिए वफादारी निभाई है तो उनको उसके अनुकूल उपहार मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं। और जिन लोगों ने वहां पर पार्टी के हिसाब से नहीं बल्कि एक परिवार के हिसाब से वफादारी नहीं निभाई तो उनको उसके दंड भी भुगतने पड़े हैं। सबसे पहला नाम आता है नीलम संजीवा रेड्डी का। 1969 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे वो। लेकिन एक परिवार, वही गांधी परिवार, इंदिरा गांधी उस समय पार्टी की मुख्य भूमिका में होती हैं, उनकी आंखों में वो खटकते हैं। अपनी पार्टी के घोषित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को वोट देने के लिए इंदिरा गांधी सर्कुलर देती हैं और नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हार जाते हैं। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने वो पार्टी छोड़ दिया और दूसरी पार्टी के समर्थन से दोबारा वो राष्ट्रपति बने अगले चुनाव में। इस पर बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन वफादारी नहीं साबित करने का परिणाम ये होता है कि आप पार्टी के घोषित उम्मीदवार होकर के भी चुनाव हार जाते हैं।
इसके विपरीत ज्ञानी जैल सिंह जो सिखों के नेता थे, उनके बारे में कहा जाता था कि ये इंदिरा गांधी के इतने बड़े वफादार हैं, कहते हैं कि अगर मैडम कहेंगी तो मैं पार्टी की सीढ़ियों पे झाड़ू भी लगा दूंगा। मैडम के लिए अपनी वफादारी साबित करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो सिखों के नेता माने जाते थे। लेकिन जब मिसेस गांधी ने सिखों के ऊपर कई सारे आर्मी के ऑपरेशंस कराए खालिस्तान आंदोलन का दमन करने के दौरान, तो कभी ज्ञानी जैल सिंह से उन्होंने राय नहीं लिया, कभी ज्ञानी जैल सिंह को बताया तक नहीं कि हम वहाँ पे ऑपरेशंस किस तरह के करने जा रहे हैं। और वहाँ पर हजारों सिख मारे गए ऑपरेशन ब्लू स्टार में, खालिस्तान का दमन करने के लिए, खालिस्तानी आंदोलन का, जिसमें कुछ निर्दोष भी मारे गए। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह ने कभी भी इंदिरा गांधी से न तो इसके लिए प्रश्न किया और न ही कभी अपनी कम्युनिटी की परवाह करते हुए कोई विरोध किया। इसका परिणाम ये हुआ कि उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, इसका पुरस्कार मिला और वो राष्ट्रपति भी बने। इस तरह के और भी कई सारे वफादारी के किस्से हैं, जैसे सीताराम केसरी। नरसिम्हा राव के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने सीताराम केसरी, जो कि दलित समाज से आते थे। उस समय इस पार्टी में गांधी परिवार का वैक्यूम था। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी और इस परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में एक्टिव नहीं था। लेकिन तभी सोनिया गांधी की राजनीति में एंट्री होती है और एंट्री होने के साथ ही यह बात मानी जाती है कि इस प्रथम परिवार, इस परिवार के रहते हुए कोई कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च पद कैसे ले सकता है। और बड़े ही अपमानजनक तरीके से सीताराम केसरी को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। उनके ऊपर हमले होते हैं और जैसे तैसे अपने फटे हुए कपड़ों में कांग्रेस कार्यालय से बाहर आकर के अपनी जान बचाते हैं। सोनिया गांधी को अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी भारत में ये हुआ है। और इतनी भी बात का शिष्टाचार नहीं रखा गया कि कम से कम सीताराम केसरी एक इस्तीफा दे सकें या घोषित कर सके कि मैं ये पद छोड़ रहा हूँ। पर नहीं भाई, ये सब नहीं चलेगा। प्रथम परिवार है तो उसने कहा है तुम्हें नहीं रहना तो नहीं रहना है, भागोगे या कुछ और अपमानित होना है। इसी तरह से इस समय अनेकों ऐसे नेता हैं जो प्रथम परिवार के लिए उस तरह की वफादारी साबित करने में दिन रात लगे रहते हैं। और उस परिवार के साथ वफादारी साबित करने के मापदंड क्या हैं? हिंदू विरोध करना, भारत की जो अधिकांश आबादी है, जो भारत की मूल आबादी है, इसके विरोध में बातें करना, इनके विरुद्ध कानून बनाना और इनके विरुद्ध तमाम तरह के धार्मिक उन्माद पैदा करना, ये प्रथम परिवार के प्रसन्न करने के लिए, वफादारी के लिए कुछ मापदंड हैं। सीताराम केसरी ने तो एक प्रयास ये किया भी था। जैसे 1998 में कोयम्बटूर में बम ब्लास्ट हुए थे, बिना देर लगते सीताराम केसरी ने आरोप लगाया कि आरएसएस का हाथ है, बम ब्लास्ट तो वही करवाते हैं। लेकिन आरएसएस ने भी इसको सीरियसली ले लिया। उन्होंने इमीडिएटली बिना देर किए एक मानहानि का मुकदमा डाल दिया। फिर सीताराम केसरी की माफी मांगते हुए भागते भागते कैसे कैसे अपने आप को बचाया। और बाद में ये पता चला तो परंपरागत रूप से वहाँ भी एक इस्लामिक संगठन अलुमा का नाम आया था, जिसने कोयम्बटूर में ब्लास्ट करवाए थे, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन उस प्रथम परिवार को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप किसी भी तरह के दोष में हिंदुओं का, हिंदू संगठनों का नाम डाल दें, इससे प्रथम परिवार खुश रहता है। लेकिन ये वफादारी सीताराम केसरी को पद पर बने रहने के लिए काम नहीं आई। अभी बात करते हैं दोबारा मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे का थोड़ा इतिहास जानते हैं। 1942 में पैदा हुए कर्नाटक के गुलबर्गा में। 1948 में तुर्की में खलीफा के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। खलीफा के खिलाफ अगर कोई भी आंदोलन कहीं देश में होता है तो हमारे भारत के मुसलमानों को बुरा लगा। उन्होंने उसके खिलाफ, यानी कि खिलाफत को सस्टेन करने के लिए भारत में आंदोलन शुरू कर दिया। जहाँ तहाँ धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़, किसी अन्य कम्युनिटी के प्रतिष्ठानों पर, घरों पर हमले करना। रजाकारों की एक सेना थी, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं तो किसी दिन इस पर भी चर्चा करेंगे। निजाम हैदराबाद के नज़दीकी लोग थे। 1948 में ये लोग तो भारत में रह चुके थे, पाकिस्तान नहीं जा पाए थे किसी कारण से। लेकिन भारत के लिए उनके मन में कभी भी श्रद्धा नहीं थी। तो रजाकारों ने हमले किए, बहुत सारे हिंदुओं के घर, प्रतिष्ठान जलाए, फूंक दिए। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी घर था।
मल्लिकार्जुन खड़गे की मुसलमानों से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, कभी कोई प्रॉपर्टी का विवाद नहीं था, कोई जान पहचान भी नहीं थी जिन लोगों से, उन लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे का घर बचपन में फूंक दिया जब ये 7 या 8 साल के थे। अब सोचिए, उस घर फूंकने में उनकी माँ और बहन जल के मारी जाती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को शत्रुबोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन गुलामी की मानसिकता, वो कांग्रेस पार्टी में एक परिवार के गुलाम हैं और अपनी वफादारी को साबित करने के लिए अपने शत्रुओं को, जिन शत्रुओं ने उन्हें, सिर्फ कोई इनकी गलती नहीं थी, कोई काबिलियत नहीं थी ऐसी कि वो मरने के लिए बने हैं, उनके घर परिवार पर हमला किया जाए। इनका दोष ये था कि ये एक काफिर थे, मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए मार दिया। लेकिन पूरे जीवन एक परिवार की वफादारी के लिए इन्होंने कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला, बल्कि मुसलमानों के पक्ष में गलत सही समय पर बात करते रहते हैं। और जो मुसलमान शत्रु मानते हैं हिंदूवादी संगठनों को, विशेष करके एक परिवार जो कि भाजपा और आरएसएस को शत्रु मानता है, तो ये हमेशा भाजपा और आरएसएस के लिए शत्रुबोध की तरह बयान देते रहते हैं। शत्रुबोध का विरोधाभास देखिए, जो शत्रु है उसका बोध नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को इतनी उम्र में भी ना तो आत्मबोध है ना शत्रुबोध है। ये अभी रिसेंटली इनका जो बयान था कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, अगर तुम नमाज पढ़ रहे हो उस समय कोई जहरीला सांप देखे तो नमाज छोड़ करके जहरीले सांप को मार दो। भाजपा और आरएसएस को इस जहरीले सांप की तुलना में उन्होंने खड़ा किया था कि सभी मुसलमान मिलो और भाजपा को रास्ते से हटा दो, एक जहरीला सांप है। अब सोचिए कितना इनका जो है कि यादाश्त कितनी मामूली है, या वफादारी है जो यादाश्त को कभी सामने नहीं आने देती है। आप हमेशा अपने शत्रु के विरोध में बातें करते रहते हैं, जबकि शत्रु आपके सामने हैं और वही पैरामीटर है। भाई, उन शत्रुओं के लिए आप आज भी काफिर हैं, लेकिन आप अपने बॉस को खुश करने के लिए अपने निजी नुकसान को, अपने सांस्कृतिक अत्याचार को भूल जाते हैं और अपने बॉस की गुलामी में हमेशा ही ऐसे कसीदे पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा देखिए, इस पार्टी में अभी पवन खेड़ा का सुन लीजिए। पवन खेड़ा को भी वफादारी साबित करनी थी, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, सबूत भी मैन्युफैक्चर कर दिए, लेकिन अब देर नहीं लगी, 24 घंटे के अंदर सारा झूठ डिबंक हो गया। अब वो यहाँ वहाँ भागते फिर रहे हैं। इच्छा तो रही होगी कि मेरी वफादारी अगर आज साबित हो गई तो अगली बार कहीं किसी भी जगह से कुछ विधायकों की संख्या ठीक हो जाएगी तो राज्यसभा में भेज दिया जाऊंगा, परिवार ही तो भेजेगा। लेकिन अब परिवार राज्यसभा में कब भेजेगा यह तो बाद की बात है। अभी यहाँ वहाँ तेलंगाना में, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उनको एकदम रडार पे रखा हुआ है। तो अब दुर्भाग्य क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कोई और भी व्यक्ति, जिन लोगों ने देश को कभी देश नहीं समझा, एक परिवार को देश समझा, भाई उस युग का अंत हो गया। वो परिवार इस क्षमता में नहीं है कि लोगों का भविष्य बना सके, बिगाड़ सके। यह बात धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी ऐसे लोगों की संख्या खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जो एक परिवार को ही देश मानते हैं और उसी परिवार की गुलामी में लगे रहते हैं, चाहे उसकी कीमत उन्हें जो चुकानी पड़े। तो गुलामी की मानसिकता से आप वाकिफ़ हो गए होंगे और आपकी नज़र में मैं मानता हूँ कि बहुत सारे चेहरे भी आपकी आंखों में घूम रहे होंगे कि एक और गुलाम, यहाँ भी गुलाम, वहाँ भी गुलाम। लेकिन ये देश के लिए हितकारी नहीं है। आज के अंक में इतना ही, बाद में मिलेंगे किसी और मुद्दे पर बात करते हुए। नमस्कार।